याद आया चंगा, तूने मेरे बाबा को बहादुरी से नहीं बुज़दिली से मारा था। चाकू चलाने के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए जो बाजार में नहीं बिकता। मैं सहारा देता हूँ। जब भी बॉलीवुड में ऑल टाइम हैंडसम हीरोज की बात होती है तो उनमें फिरोज खान साहब का नाम जरूर आता है। वो अपने समय के बहुत ही हैंडसम और स्टाइलिश हीरो थे और जिस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी और स्टाइल को कैरी करते थे वो बहुत ही यूनिक था। खासकर से अगर हम बॉलीवुड में काउबॉय वाले लुक की बात करें तो इस लुक में फिरोज खान साहब का कोई जवाब नहीं था। सिर के ऊपर ये हैट लगाए हुए, अपने कंधों पर ये पोंचो डालकर जब वो दूर पहाड़ों पर घोड़ा दौड़ाते हुए नजर आते थे तो फिल्मों में तो ठीक है, उस समय सेट पर फिल्म की शूटिंग देख रहे लोग भी उनके इस लुक को देखकर बिल्कुल दीवाने हो जाते थे। फिरोज खान साहब का ये फेवरेट लुक था और इसी लुक में वो हमें अपनी कई फिल्मों में नजर आए। और आज अपने इस वीडियो में हम उनके इसी काउबॉय वाले लुक की साल 1974 में आई फिल्म खोटे सिक्के के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो एक तो फिल्म का जो टाइटल है खोटे सिक्के वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और ऊपर से ये डकैत जॉनर की फिल्म है जो फिल्म शोले के पहले रिलीज हुई थी। और अगर देखा जाए तो फिल्म शोले में कई चीजें फिल्म खोटे सिक्के से एज इट इज ली गई थी। तो आखिर क्यों राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार ने उस समय ये फिल्म ठुकरा दी थी और बाद में इसमें फिरोज खान को लिया गया। इसके अलावा उस समय इसमें काम करने वाले कौन से एक्टर ने फिल्म में मिली टोटल फीस से भी ज्यादा पैसे फिल्म की टीम को लस्सी पिलाने में खर्च कर दिए थे। मतलब वो समय ही अलग था जहां लोग खुद तो एंजॉय करते ही करते थे और दूसरों को भी एंजॉय करने देते थे। आखिर 40 दिनों तक लगातार कौन से गांव में फिल्म खोटे सिक्के की शूटिंग चलती रही थी और गांव के लोगों ने उस समय अपना ये पूरा गांव फिल्म मेकर्स को किराए पर दे दिया था। 20 फरवरी साल 1974 को फिल्म खोटे सिक्के सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, यानी कि फिल्म शोले के रिलीज होने के ठीक 1.5 साल पहले। फिल्म की कहानी थी 6 ऐसे दोस्तों के बारे में जो वैसे तो शहर के अपराधी होते हैं लेकिन गांव में एक खूंखार डाकू को पकड़ने के लिए आते हैं और उनका साथ देता है एक ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर व्हाइट घोड़े पर सवार नौजवान यानी कि फिरोज खान। फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि इसमें फिरोज खान साहब के किरदार का कोई भी नाम नहीं था और पूरी फिल्म में वो हमें ये ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर ऊपर से ये पोंचो डालकर घोड़े पर सवार नजर आते हैं। और फिल्म का टाइटल खोटे सिक्के इसलिए रखा गया था क्योंकि जो 6 दोस्त होते हैं वो शहर में अपराधी होते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव में जब ये सारे दोस्त मिलकर इस डाकू को पकड़ने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाते हैं। और वो कहावत भी है कि कभी खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं, तो इसी वजह से फिल्म का जो टाइटल है वो खोटे सिक्के रखा गया था। इसमें फिरोज खान साहब के अलावा हमें नजर आए थे रेहाना सुल्तान, डैनी डेंगजोंगपा, रंजीत, नरेंद्र नाथ, मधुचंदा, सुधीर, पेंटल, अजीत, लीला मिश्रा, मुराद और कमल कपूर। फिल्म की कहानी लिखी थी बॉलीवुड के जाने माने राइटर और डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने और उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन किया था और इसके डायलॉग्स लिखे थे सतीश भटनागर ने। नरेंद्र बेदी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपने करियर में कई रोमांटिक कॉमेडी फिल्में बनाई हैं तो कई बेहतरीन एक्शन फिल्में भी बनाई हैं, जैसे रणधीर कपूर के साथ में जवानी दीवानी, राजेश खन्ना के साथ में बंधन और महाचोर, अमिताभ बच्चन के साथ में बेनाम। इसके अलावा अदालत और कच्चे हीरे जैसी कई फिल्मों का डायरेक्शन उन्होंने किया है। नरेंद्र बेदी के बारे में आपको और बताएं तो उनके पिता राजेंद्र सिंह बेदी एक जाने माने राइटर थे और वो रजत बेदी और मनिक बेदी के पिता हैं, जिनको आपने 90s में कई फिल्मों में देखा होगा। और रजत बेदी अभी द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के बाद में काफी चर्चा में आ गए हैं। तो नरेंद्र बेदी उन्हीं के पिता हैं जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनकी साल 1982 में मृत्यु हो गई थी और उनके करियर में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनमें से सारी फिल्में लगभग सफल रही हैं और उनका सक्सेस रेशियो काफी अच्छा रहा है। केवल उनके करियर की आखिरी फिल्म फ्लॉप रही थी जिसका नाम था आखिरी संघर्ष, जो कि उनकी मृत्यु के लगभग 15 साल बाद रिलीज हुई थी। नहीं तो उनके द्वारा बनाई गई लगभग सारी ही फिल्में हिट रहीं। फिल्म को मेवाड़ फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था केडी कोठारी ने और म्यूजिक कंपोज किया था आर.डी. बर्मन साहब ने। पीटर पेरेरा की सिनेमेटोग्राफी थी और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 5 गाने रखे गए थे, जहां फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था जीवन में तू डरना नहीं और इस गाने के हमें पूरी फिल्म में 3 वर्जन सुनने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और बाकी गाने थे प्यारी प्यारी सूरत वाले और मार सुटिया, जिन गानों के लिरिक्स लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इनमें आवाजें थीं किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले की। हालांकि आपको बता दें कि पहले इसके म्यूजिक एल्बम में और भी गानों को रखने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसके डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने यह डिसाइड किया कि वो इसमें कम गाने रखेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इसमें बहुत ज्यादा गाने रखने की वजह से फिल्म की जो कहानी है वो काफी स्लो हो जाएगी। इस वजह से पहले इसमें जो 2-3 और गाने रखे जाने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया गया।
चलिए एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 70 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 1,97,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3,44,00,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। और साल 1974 में आई फिल्म खोटे सिक्के एक हिट फिल्म रही थी, जिसको लगभग 40 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 51 लाख लोग आए थे और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में 5वें नंबर पर रही थी। वैसे 1974 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दोस्त, प्रेम नगर और खोटे सिक्के। और इसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने GPCP फिल्म्स के बैनर तले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म राजेश खन्ना और मुमताज के साथ में GPCP प्रोडक्शंस के बैनर तले बंधन बनाई, जो सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने रणधीर कपूर के साथ में जवानी दीवानी और दिल दीवाना जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया। लेकिन अब इसके बाद में नरेंद्र बेदी ये चाहते थे कि वो एक डकैत ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन करें, क्योंकि उन दिनों डकैतों का बहुत ज्यादा दबदबा होने लगा था और अक्सर उनसे रिलेटेड खबरें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने के लिए मिल रही थीं। और उस समय डकैतों पर बनी फिल्म मेरा गांव मेरा देश भी सुपरहिट हो गई थी। तो नरेंद्र बेदी कुछ ऐसी ही फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे और उस समय उन्होंने इसकी ये पूरी कहानी तैयार की। हालांकि इस कहानी का आइडिया कुछ नया नहीं था। इस कहानी पर हॉलीवुड में ऑलरेडी कई फिल्में बनाई जा चुकी थीं, जिनमें अकीरा कुरोसावा की जापानी फिल्म 7 सैमुराई थी और हॉलीवुड फिल्म द मैग्निफिसेंट 7 थी, जो अमेरिकन फिल्म भी कहीं न कहीं अकीरा कुरोसावा की 7 सैमुराई से ही इंस्पायर्ड थी। और आपको बता दें कि चाहे मेरा गांव मेरा देश हो, शोले हो या फिर खोटे सिक्के हो, इन फिल्मों की एक बेसिक कहानी भी यहीं से ली गई थी, जहां पर एक गांव को डकैतों से बचाने के लिए बाहर के लोग आते हैं। और बॉलीवुड में इस बेसिक कहानी पर बनी इन फिल्मों में बस थोड़ी थोड़ी बदलाव करके इनको बनाया गया था। यहाँ तक कि इसमें फिरोज खान के किरदार का कोई नाम नहीं होता है और उनका जो लुक है वो भी काफी हद तक कुरोसावा की योजुम्बो और सर्जियो लियोन की डॉलर्स ट्रायलॉजी से लिया गया था, जिन फिल्मों में भी हीरो का कोई भी नाम नहीं था। हालांकि जब नरेंद्र बेदी ने यह कहानी तैयार की थी तो उस समय इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद राजेश खन्ना थे और उन्होंने जब इस कहानी का आइडिया पहली बार राजेश खन्ना को सुनाया तो ये आइडिया तो उन्हें काफी पसंद आया था। लेकिन ये वो दौर था जब बैक टू बैक राजेश खन्ना की रोमांटिक फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थीं, तो ऐसे में राजेश खन्ना इसको बदलना नहीं चाहते थे और इस डकैत जॉनर की फिल्म में काम करने से भी वो पीछे हट रहे थे। तो उन्होंने नरेंद्र बेदी को अपनी डेट्स का हवाला देते हुए इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और बाद में फाइनली नरेंद्र बेदी ने इस रोल के लिए फिरोज खान को साइन किया। और चूंकि इसमें हीरो का जो लुक है वो काउ बॉय वाला होने वाला था और फिरोज खान साहब इस लुक के बिल्कुल दीवाने थे, जिसके बारे में उन दिनों बॉलीवुड में लगभग सबको ही पता था कि फिरोज खान काउ बॉय वाले लुक को कितना पसंद करते हैं। तो जब फिरोज खान को नरेंद्र बेदी ने ये फिल्म ऑफर की तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे और सबसे पहले उन्होंने यही पूछा था कि इसमें उनका लुक कैसा होगा। तो इसके बारे में नरेंद्र बेदी ने उन्हें बस इतना बताया था कि इसमें उनका काउ बॉय वाला लुक होने वाला है और इससे ज्यादा उन्होंने फिरोज खान को उनके कपड़ों के बारे में और उनके लुक के बारे में रिवील नहीं किया। और उस समय फिरोज खान अपने इस लुक को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने 2-3 गेटअप तैयार किए और इन लुक में अपनी कुछ फोटोग्राफ से नरेंद्र बेदी को दिखाई, जिनमें से उन्हें ये ब्लैक कलर वाला आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आया और नरेंद्र बेदी ने इसको फाइनल कर दिया। और पूरी फिल्म में फिरोज खान हमें अपने इसी लुक में नजर आते हैं, जिनमें उनके ये बूट, ये ब्लैक कलर के कपड़े, ये व्हाइट घोड़ा, उनके कंधे के ऊपर ये पोंचो और सिर के ऊपर ये हैट। हालांकि उस समय नरेंद्र बेदी ने उनके इस लुक में केवल एक चीज बस चेंज करने के लिए बोली थी और वो थी उनके द्वारा लगाया गया ये हैट। नरेंद्र बेदी का ये सोचना था कि उस समय बिना हैट के वो ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं और फिल्म में उनका लुक ऐसा ही होना चाहिए। तो उनके कहने पर फिरोज खान ने इस हैट को अलग कर दिया और पूरी फिल्म में वो हमें बिना हैट के ही नजर आए। और फिरोज खान के अलावा बाकी एक्टर्स उन्होंने ऐसे साइन किए जो ज्यादातर विलेन के रोल में ही नजर आते थे, जैसे डैनी डेंगजोंगपा, रंजीत, नरेंद्र नाथ और सुधीर। और उस समय जब नरेंद्र बेदी ने फिल्म की ये स्टार कास्ट अनाउंस की थी तो इसको लेकर उनका काफी मजाक भी बनाया गया था कि नरेंद्र बेदी ने अपनी फिल्मों में सारे छटे हुए गुंडे रखे हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें बॉलीवुड में एक्टर्स की कमी पड़ गई हो, इस वजह से उन्हें इन एक्टर्स को साइन करना पड़ा हो। खैर, जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई और लोगों ने इसको देखा तो इन सब के काम को पसंद किया और ये फिल्म भी लोगों को काफी पसंद आई। इनके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें लीड एक्ट्रेस के करने के लिए कुछ खास काम नहीं था, लेकिन फिर भी इस रोल में जानी मानी एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान को लिया गया, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस थी जिन्हें साल 1970 में आई फिल्म दस्तक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। लेकिन 1970 में ही आई उनकी दूसरी फिल्म चेतना में वो हमें शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन के साथ में नजर आई।
जिसमें उनके बहुत सारे बोल्ड सीन रखे गए और इसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। आपको बता दें कि ये प्रोस्टिट्यूट्स के टॉपिक पर बनाई गई फिल्म थी और इसमें उन्होंने बहुत बोल्ड रोल निभाया था और उस समय इतने अलग सब्जेक्ट के ऊपर बनी ये फिल्म भी लोगों की नज़र में आई थी। लेकिन इसके बाद रिहाना को इसी रोल में टाइपकास्ट कर दिया गया और इसके बाद तो आगे आने वाली ज़्यादातर फिल्मों में उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स के रोल ही दिए जाने लगे। और आपने अगर गौर किया हो तो फिल्म खोटे सिक्के में भी उन्हें प्रोस्टिट्यूट वाला रोल ही दिया गया था और आगे चलकर रेहाना सुल्तान को और भी फिल्मों में ऐसे ही रोल दिए जाने लगे थे। तो आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद ही कर दिया था और जिन्हें अपने करियर के स्टार्टिंग की फिल्म के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था, उसका करियर देखते ही देखते लगभग खत्म होने लगा था। तो इस बारे में रेहाना का ये कहना था कि उन्हें शायद अपने करियर के स्टार्टिंग में चेतना जैसी फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसी के बाद उन्हें बॉलीवुड में टाइपकास्ट कर दिया गया था और वो बॉलीवुड में ज्यादा सफल कभी हो ही नहीं पाई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आगे चलकर रेहाना सुल्तान ने फिल्म चेतना के ही डायरेक्टर BR एशरा से शादी भी कर ली थी। फिल्म में हमें धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे। वो धर्मेंद्र के भाई और अभय देओल के पिता हैं, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास सफल नहीं हो पाया। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसको उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर थूर गाँव में शूट किया गया है, जो गांव उदयपुर की सीमा से लगा हुआ है और यहीं पर इस गांव में फिल्म खोटे सिक्के के सारे सीन शूट हुए हैं, जो रियल गांव है और फिल्म के मेकर्स इसी गांव में इस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे। इस बारे में गांव वालों ने बताया कि लगभग 40 दिनों तक फिल्म खोटे सिक्के की पूरी टीम इसी गांव में रुकी रही थी और बैकग्राउंड में हमें जो गाँव वाले नजर आते हैं वो रियल गाँव वाले थे और ये उन्हीं के घर हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के पास में ही थूर गांव से लगभग 21 किलोमीटर दूर चिरवा नामक गांव में मेरा गांव मेरा देश को भी शूट किया गया था। जहां तक कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश में भी कई सीन थूर गांव के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए थे। वैसे मेरा गांव मेरा देश और खोटे सिक्के में एक और समानता हमें नजर आती है। जैसे मेरा गांव मेरा देश में जब धर्मेंद्र की एंट्री इस गाँव में होती है तो हमें पीछे दीवार पर ये बड़ा सा हाथी बना हुआ नजर आता है, तो ठीक वैसा ही हाथी और कुछ और भी पेंटिंग्स हमें फिल्म खोटे सिक्के के सीन में नजर आती हैं। तो उदयपुर के पास में ही इन दोनों ही फिल्मों को शूट किया गया था और उस समय गांव वालों ने इसकी शूटिंग को याद करते हुए बताया कि फिरोज खान भी इसकी शूटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उस समय वहाँ पर काफी गर्मी भी हो रही थी, लेकिन इतनी गर्मी में भी फिरोज खान ने ये ब्लैक कलर के कपड़े पहने और यहाँ पर इन सीन्स को शूट किया। यहाँ तक कि जब उनका सीन शूट नहीं भी हो रहा होता था तो भी वो यही ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर बैठे रहते थे, जबकि उस समय वहाँ पर गर्मी से बाकी लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। लेकिन फिरोज खान इतनी गर्मी में भी अपनी ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर बैठे हुए थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर वो अपने कपड़े इतनी देर तक नहीं पहनेंगे तो शायद इस किरदार को उतने अच्छे से वो निभा नहीं पाएंगे। तो अपने किरदार को और अच्छे से निभाने के लिए फिरोज खान इतनी गर्मी में भी अपने ये ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर बैठे रहते थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि थूर गांव के अलावा इसके बहुत सारे सीन फिल्म सिटी और मुंबई की लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं। जैसे कुछ सीन में हमें ये घना जंगल और पहाड़ नजर आता है। आपको बता दें कि ये फिल्म सिटी का सीन है। उस समय फिल्म सिटी में और ज्यादा घने पेड़ थे और जंगल था, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन है जिस सीन में नरेंद्र नाथ को ये गुंडे चाकू दिखाते हैं। फिल्म के इस सीन को मुंबई में बांद्रा के वेरोनिका रोड के पास में शूट किया गया है। नरेंद्र नाथ के बारे में आपको बता दें तो वो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर प्रेम नाथ और राजेंद्र नाथ के भाई हैं और राज कपूर के साले हैं और वो कई फिल्मों में हमें ऐसे सपोर्टिंग रोल निभाते हुए नजर आए हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी को लोग काफी पसंद करते आए हैं। वैसे नरेंद्र नाथ के अलावा उनके साथ में नजर आए और भी सपोर्टिंग एक्टर्स के पास में फिल्म खोटे सिक्के के बाद में कई फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसमें हमें डैनी भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे और उस समय कहा जाता है कि जब फिल्म खोटे सिक्के की शूटिंग चल रही थी उसी समय उन्हें रमेश सिप्पी के द्वारा बनाई गई फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल भी ऑफर हुआ था। लेकिन डैनी ने उन्हीं दिनों फिरोज खान की अगली फिल्म धर्मात्मा को भी साइन कर लिया था और इसकी शूटिंग वो अफगानिस्तान में कर रहे थे। इस वजह से फिल्म शोले में डैनी गब्बर सिंह का ये रोल नहीं निभा पाए थे और बाद में इस रोल के लिए अमजद खान को लिया गया। वैसे फिल्म शोले के कई सीन्स में हमें खोटे सिक्के की भी झलक देखने के लिए मिलती है। जैसे फिल्म शोले में भी अमिताभ बच्चन विधवा जया भादुड़ी से प्यार करने लगते हैं, ठीक वैसा ही जैसा कि फिल्म खोटे सिक्के में नरेंद्र नाथ भी एक विधवा से प्यार करने लगते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही फिल्मों में डाकू से बदला लेने का तरीका, गांव वालों को बचाने का तरीका काफी हद तक सिमिलर था। उस समय थूर गांव के कई लोगों ने बताया कि फिल्म की पूरी टीम शूटिंग के बाद में उनके इसी गांव में रुकती थी। जहां तक कि अपने एक इंटरव्यू में जाने माने एक्टर रंजीत ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि गांव में एक दूध डेयरी थी
और वहाँ पर लस्सी बहुत अच्छी बनती थी। तो वहाँ पर रंजीत ने अपने पूरे टीम के लोगों के लिए लस्सी पिलाने का ऑर्डर दिया था जब तक कि फिल्म की शूटिंग वहाँ पर चल रही है। तो उस समय इसमें काम करने वाले सारे लोगों को लगभग डेली ही रंजीत की तरफ से लस्सी पिलाई जाती थी। और फाइनली जब इसका पेमेंट करने की बारी आई तो रंजीत को लगभग 12,000 रुपए देने पड़े थे, जबकि रंजीत ने बताया कि फिल्म में काम करने के लिए उन्हें उस समय मात्र 10,000 रुपए ही मिले थे। तो उस समय इसमें काम करने के अलावा उन्हें लगभग 2,000 रुपए भी अपनी जेब से ही भरने पड़े थे। लेकिन उन्होंने बताया कि वो भी क्या दिन थे जब गांव में उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता था। और शूटिंग के पहले ही दिन जब वो इस गांव में पहुंचे थे तो उस समय तो गांव की कई लड़कियां और औरतें अपने घरों में छुप गई थीं, क्योंकि फिल्मों में उन्होंने अक्सर रंजीत को ऐसे ही नेगेटिव रोल निभाते हुए देखा था। तो उन्हें लगता था कि शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। लेकिन जब उन्होंने लगभग 40 दिनों तक गांव वालों के साथ में फिल्म की शूटिंग की तब गांव वाले उनके साथ में बहुत ज्यादा हिल मिल गए थे। इसके अलावा इसमें फिरोज खान के किरदार की एंट्री के टाइम पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिलता है, एक्चुअली उसको R.D. बर्मन ने एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर के बैकग्राउंड म्यूजिक से एज इट इज कॉपी कर लिया था, जिसको उस समय तो लोगों ने नोटिस नहीं किया। लेकिन आगे चलकर जब लोगों ने देखा तो इसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि एक तो इस फिल्म की थीम भी कई हॉलीवुड फिल्मों से इनडायरेक्टली कॉपी ही की गई है, ऊपर से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी एज इट इज लिया गया है। फिल्म खोटे सिक्के के अगले ही साल फिरोज खान की इसी थीम पर बनी एक और फिल्म 1975 में काला सोना के नाम से रिलीज हुई थी। तो वहीं डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने खोटे सिक्के के बाद आगे चलकर 1982 में इसी थीम पर बनी एक और फिल्म कच्चे हीरे के नाम से बनाई थी, जिसमें भी फिरोज खान और बाकी स्टार कास्ट ऑलमोस्ट सेम थे। बस अंतर ये था कि इसकी जगह पर शक्ति कपूर को लिया गया था, नहीं तो इसकी ऑलमोस्ट कहानी, सिचुएशन, थीम और कलाकार भी फिल्म खोटे सिक्के के जैसे ही थे। इसमें मैन डाकू का रोल जाने माने एक्टर अजीत ने निभाया था, जिन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से निभाया। आपको बता दें कि एक सीन में जब वो पेंटल को मारते हैं तो यहाँ पर इसके कई सीन्स इसके मेकर्स को कट करने पड़े थे। पहले इस सीन को काफी वायलेंट तरीके से शूट किया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स को हटाने के लिए बोला तो बाद में इसके मेकर्स ने इनको कट किया था। और अगर आप अब इस सीन को देखेंगे तो यहाँ पर हमें बैक शॉट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर पेंटल हमें मरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का खून खराबा देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आने वाले सारे धमाके बिल्कुल रियल बारूद से किए जा रहे थे, और जो आग हमें नजर आती है वो रियल आग थी, किसी भी VFX या CGI से बनाई हुई नहीं, क्योंकि उस टाइम पर तो इन सारी चीजों का नामो निशान तक नहीं था। तो जो भी होता था वो रियल ही होता था। जहां इस गांव में फिल्म की शूटिंग के लिए लगभग 20 से भी ज्यादा घोड़े इकट्ठे किए गए थे, और जब भी यहाँ पर धमाका होता तो कोई ना कोई घोड़ा यहाँ पर बहक जाता, जिसकी वजह से अक्सर एक एक सीन के बाद में घोड़ों को कंट्रोल करना पड़ता था और ये सीन शूट किए जाते। ठीक ऐसे ही एक धमाके के बाद डैनी डेंगजोंगपा का घोड़ा भी बहक गया था और वो दूर तक दौड़ने लगा। उस समय डैनी इस घोड़े पर सवार थे और ये घोड़ा तेज रफ्तार में दौड़ता ही जा रहा था, और जब डैनी को लगा कि ये घोड़ा बहक गया है तो डैनी ने तुरंत घोड़े से नीचे छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई, क्योंकि घोड़ा जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा था वहां सामने की तरफ एक गहरी खाई थी। तो यहाँ पर डैनी ने बहुत ही फुर्ती दिखाई और तुरंत घोड़े से नीचे छलांग लगा दी। यहाँ तक कि क्लाइमैक्स के एक सीन की शूटिंग के दौरान तो धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल की शर्ट में थोड़ी सी आग भी लग गई थी, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो पाता इसके पहले ही वहां पर मौजूद लोगों ने इस आग को बुझाया। इसके अलावा फिरोज खान भी अक्सर भव्य पार्टी देने के लिए जाने जाते थे, और फिल्म के सेट पर फिरोज खान की तरफ से कई बार पार्टी दी गई, जहां फिल्म में काम कर रहे एक्टर्स से लेकर पूरे क्रू मेंबर्स के लिए कई बार बेहतरीन खाना और शराब उनकी तरफ से पिलाई गई। वैसे आपको बता दें कि खोटे सिक्के के नाम से एक फिल्म साल 1998 में बनी थी, जिसमें अतुल अग्निहोत्री, अयूब खान और मधु नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी, और आगे चलकर साल 2006 में जाने माने डायरेक्टर संजय गुप्ता और संजय दत्त खोटे सिक्के के नाम से एक और फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसमें हमें नाना पाटेकर और फरदीन खान भी नजर आने वाले थे। लेकिन आगे चलकर संजय दत्त और संजय गुप्ता के बीच में थोड़ी अनबन हो गई और ये फिल्म नहीं बन पाई। उस समय फिल्म खोटे सिक्के में हमें फिरोज खान के बचपन वाले रोल में अलंकार जोशी नजर आए थे, जिन्होंने आगे चलकर फिल्म शोले में भी ये छोटा सा रोल निभाया था, जहां पर गब्बर सिंह उन्हें गोली मार देता है। तो वहीं सत्यन कप्पू और विजू खोटे हमें फिल्म खोटे सिक्के में नजर आए, और ये दोनों ही आगे चलकर फिल्म शोले में भी नजर आए थे। अभी आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पर खोटे सिक्के का एक सीन काफी वायरल हुआ था। ये सीन था इस तालाब में जलपरी के नहाने वाला सीन, जब पूरे गांव वाले मिलकर यहाँ पर इसको देखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म खोटे सिक्के से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।